गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। तो आज जो हम बात करने जा रहे हैं वो हम बात करने जा रहे हैं डिजाइन ऑफ स्टील स्ट्रक्चर में कोलैप्स लोड ऑफ ए स्ट्रक्चर के बारे में। कल तक जो हमने लास्ट लेक्चर तक जो हमने देखा था वो हमने लोड फैक्टर तक देख लिया था कि शेप फैक्टर किस तरीके से निकालते हैं हम, प्लास्टिक मूवमेंट ऑफ रेजिस्टेंस और इलास्टिक मूवमेंट ऑफ रेजिस्टेंस। तो हमने जो लास्ट लेक्चर में देखा था वो हमने देखा था कि हम शेप फैक्टर को किस तरीके से डिफाइन करते हैं। तो हमने देखा था कि शेप फैक्टर जो होता है वो रेशो होता है किस किस का, एमपी अपॉन एमई का, एमपी अपॉन एमई का, एमपी अपॉन एमई का। एमपी को तो क्या बोलते हैं, प्लास्टिक मूवमेंट ऑफ रेजिस्टेंस, प्लास्टिक मूवमेंट ऑफ रेजिस्टेंस, और एमई को क्या बोलते हैं, इलास्टिक मूवमेंट ऑफ रेजिस्टेंस। तो इनके लिए जो मैंने फॉर्मूला ड्राइव किया था वो किया था एफ वाई इंटू जेड अपॉन एफ वाई इंटू एस। तो एफ वाई से एफ वाई कट गया था, तो फाइनल मेरा जो आया था वो आया था जेड अपॉन एस, जिसमें जेड को तो मैंने क्या बोला था, जेड को बोला था हमने प्लास्टिक मॉड्यूलस, प्लास्टिक मॉड्यूलस, और हमने एस को क्या बोला था, एस को हमने बोला था इलास्टिक मॉड्यूलस। तो यहां तक हम अपने लास्ट लेक्चर में देख चुके थे कि हम शेप फैक्टर को किस तरह डिफाइन कर रहे थे और क्या क्या रेशो हमने इसमें इंक्लूड किए थे, और इनके लिए भी हमने देखा था कि रेक्टेंगुलर, ट्रायंगुलर, सर्कल के लिए क्या वैल्यू होती है। आज जो हम बात करने जा रहे हैं वो हम बात करने जा रहे हैं कोलैप्स लोड ऑफ ए स्ट्रक्चर के बारे में। तो आज का जो हमारा पॉइंट है वो है कोलैप्स लोड ऑफ ए स्ट्रक्चर। कोलैप्स लोड ऑफ ए स्ट्रक्चर। कोलैप्स लोड होता क्या है और हम किस तरीके से उसका डिफाइन करते हैं, किस तरीके से उसको, वो हम देखेंगे। तो पहला पॉइंट जो हम डालेंगे, द कोलैप्स लोड ऑफ ए स्ट्रक्चर इज द मिनिमम लोड दैट रिजल्ट्स इन ए कोलैप्स ऑफ द स्ट्रक्चर। क्या होता है ये, मिनिमम लोड होता है। तो हम इसको किस तरीके से लिखेंगे, इट इज द मिनिमम लोड दैट रिजल्ट्स, इट इज द, इट इज द मिनिमम, मिनिमम लोड that that results, it is the minimum load that results in a collapse of the structure, in a collapse, in a collapse of the, in a collapse of the structure। वो मिनिमम लोड जो किसी स्ट्रक्चर को किसके काम आए, कोलैप्स करने के काम आए, उसको क्या बोलते हैं हम, कोलैप्स लोड ऑफ द स्ट्रक्चर। उसके बाद हम सेकंड पॉइंट की तरफ चलते हैं। सेकंड पॉइंट क्या कहता है कि कोलैप्स लोड कैन बी फाउंड फॉर ए स्ट्रक्चर बाय इन्वेस्टिगेटिंग वेरियस पॉसिबल कोलैप्स मैकेनिज्म ऑफ द स्ट्रक्चर। सो हम क्या लिखेंगे, इट कैन बी फाउंड फॉर ए स्ट्रक्चर, it can be, it can be found for a, for a structure, it can be found for a structure by investigating various possible, by investigating, investigating various, investigating various possible, various possible collapse mechanism, collapse mechanism, mechanism of the structure। कैसे इन्वेस्टिगेट कर सकते हैं, कैसे हम पता लगा सकते हैं, तो वेरियस पॉसिबल कोलैप्स मैकेनिज्म को हम देखते हैं, इन्वेस्टिगेट करते हैं, उससे हम पता लगा सकते हैं कि कोलैप्स लोड क्या है। द कोलैप्स मैकेनिज्म दैट रिक्वायर द मिनिमम कोलैप्स लोड, जो थर्ड पॉइंट है इसके अंदर वो क्या है, द कोलैप्स मैकेनिज्म दैट रिक्वायर, द कोलैप्स मैकेनिज्म
that requires the collapse mechanism that requires the minimum collapse load will be the minimum collapse load that will be that will be the governing collapse mechanism, the governing collapse मैकेनिज्म। तो कोलैप्स लोड के बारे में जो हमें मेनली पॉइंट्स याद रखने हैं वो ये 3 पॉइंट्स याद कर रखने हैं। इट इज द मिनिमम लोड दैट रिजल्ट्स इन ए कोलैप्स ऑफ द स्ट्रक्चर। मिनिमम लोड होता है जो किसी भी स्ट्रक्चर को कोलैप्स करने के लिए सफिशिएंट होता है। कैसे फाउंड किया जाता है? इन्वेस्टिगेटिंग वेरियस पॉसिबल कोलैप्स मैकेनिज्म ऑफ द स्ट्रक्चर, and the final point is the collapse mechanism that requires the minimum collapse load that will be the governing collapse mechanism। ठीक है, अब हम देखते हैं कि कोलैप्स लोड को हम डेफिनेशन किस तरीके से लिखते हैं कोलैप्स लोड की। तो ये क्या होता है? इट इज द रेशियो ऑफ द कोलैप्स लोड टू द इलास्टिक लोड। तो हम इसकी डेफिनेशन की बात करें, ये तो थे इसके बारे में कि बेसिक हम कोलैप्स लोड होता क्या है और किस तरीके से हम पता लगाते हैं। अब हम बात करते हैं इसकी डेफिनेशन की। तो डेफिनेशन हमें क्या कहती है? डेफिनेशन कहती है हमें सबसे पहले हम समझने की कोशिश करते हैं इसके डायग्राम के हिसाब से, फिर इसकी डेफिनेशन पे चलते हैं। अगर मैं किसी भी एक सिंपली सपोर्टेड बीम की बात करूं, अगर मैं एक सिंपली सपोर्टेड बीम की बात करूं और यहाँ पर एक लोड लगाऊं WC, ठीक है, ये कोई लोड है WC, ये पॉइंट है A, ये पॉइंट है B, तो इसका जो बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बनेगा वो इस तरीके से बनेगा। ठीक है, इस तरीके से इसका बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बनेगा। ये सिंपली सपोर्टेड बीम है, मान लो यहाँ पर रोलर सपोर्ट है और यहाँ पर हिंज सपोर्ट है। ठीक है, ये जो एंगल बनेगा ये बनेगा थीटा A और ये जो एंगल बनेगा ये होगा थीटा B। यहाँ पर जो डिफ्लेक्शन होगा ये होगा मैक्सिमम डिफ्लेक्शन, जिसको हम प्रेजेंट करेंगे डेल्टा से, और ये अपने पाथ से जो डिफ्लेक्ट हुआ है तो ये जो एंगल होगा ये होगा थीटा A प्लस थीटा B। इस तरीके से दोनों एंगलों का सम होगा ये। और ये जो डिफ्लेक्शन है इसको हम लिखते हैं, ये बराबर होता है किसके? 0.75 L थीटा A के, इसके बराबर होता है क्या? डिफ्लेक्शन। और थीटा B, ये जो थीटा B डिफ्लेक्शन है ये थीटा B बराबर होगा किसके? 3 टाइम्स ऑफ थीटा A के। ठीक है, तो अगर मैं यहां से बात करूं तो हम मैकेनिज्म को किस तरीके से लिखेंगे कि कोलैप्स लोड के अंदर जो भी एक्सटर्नल वर्क होगा वो किसके बराबर होगा? वो बराबर होगा किसके? इंटरनल वर्क के। किसके बराबर होगा? इंटरनल वर्क के। एक्सटर्नल वर्क क्या होता है? एक्सटर्नल वर्क होता है हमारा वर्क डन बाय लोड। वर्क डन, जो भी लोड के कारण वर्क डन होगा वो होगा एक्सटर्नल वर्क डन। और इंटरनल वर्क क्या होगा? जो वर्क इन द प्लास्टिक हिंजेस में होगा। इंटरनल वर्क को क्या लिखेंगे? वर्क डन इन प्लास्टिक हिंजेस। मैंने कहा था प्लास्टिक हिंजेस के बारे में हम पढ़ेंगे। प्लास्टिक हिंज में अपन पढ़ चुके हैं लास्ट लेक्चर्स में प्लास्टिक हिंज क्या होता है। अब वर्क डन बाय लोड जो कैलकुलेट करते हैं हम, वो कैसे करते हैं? वो करते हैं लोड इनटू लीनियर डिस्प्लेसमेंट अंडर लोड। वर्क डन बाय लोड हम कैसे निकालते हैं? लोड इनटू लीनियर डिस्प्लेसमेंट
लीनियर डिस्प्लेसमेंट अंडर लोड, ये हम निकालते हैं वर्क डन बाय लोड के कारण। और अगर हम वर्क डन बाय प्लास्टिक इंजेस के कारण निकालें तो वो क्या होगा, प्लास्टिक मूवमेंट इनटू प्लास्टिक मूवमेंट इनटू एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। तो ये हमारा होता है कुछ वर्क डन को डिफाइन करने का तरीका। किस तरीके से, इस तरीके से, ठीक है। एक्सटर्नल वर्क डन किसके बराबर होगा, इंटरनल वर्क डन के। एक्सटर्नल वर्क किसके कारण आएगा, जो लोड करेगा, और इंटरनल वर्क किसके कारण आएगा, प्लास्टिक इंजेस के कारण। तो इस तरीके से हम कोलैप्स लोड मैकेनिज्म को समझ सकते हैं कि कोलैप्स लोड निकालने के लिए हमें एक्सटर्नल लोड को किसके बराबर करना होता है, इंटरनल लोड के बराबर करना होता है। उसके बाद चलते हैं अब हम इसकी डेफिनेशन पे, जो मैं बात कर रहा था अभी थोड़ी देर पहले कि इसकी डिफाइन हम कैसे करते हैं। तो सबसे इजी लैंग्वेज में अगर हम कोलैप्स लोड को डिफाइन करें, अगर इजी लैंग्वेज में हम कोलैप्स लोड को डिफाइन करें तो हम क्या लिखेंगे इसके लिए, कोलैप्स लोड फैक्टर जो हम निकालेंगे इसके लिए, वो हम निकालेंगे कि लोड फैक्टर क्या होगा, लोड फैक्टर क्या होगा, लोड फैक्टर होगा, और इसको हम प्रेजेंट करते हैं किससे, लैम्बडा सी से। कोलैप्स लोड फैक्टर बोलते हैं इसको। कोलैप्स लोड फैक्टर क्या होता है, इट इज द रेशियो ऑफ द कोलैप्स लोड अपॉन द इलास्टिक लोड। द कोलैप्स लोड टू द elastic load. So how can we define the load factor? It is the ratio of the collapse load to the elastic load. इस तरीके से हम इसको डिफाइन करते हैं। तो यहां से अगर हम लिखना चाहें तो लैम्बडा सी इक्वल टू होगा किसको, कोलैप्स लोड को हम किससे प्रेजेंट करते हैं, डब्ल्यू सी से, और हम इलास्टिक लोड को किससे प्रेजेंट करते हैं, डब्ल्यू ई से। तो इस तरीके से अगर हम कोलैप्स लोड का फॉर्मूला देखें तो वो होता है डब्ल्यू सी अपॉन डब्ल्यू ई। ये मैंने आपको बता ही दिया, डब्ल्यू सी क्या है, डब्ल्यू सी है हमारा कोलैप्स लोड और डब्ल्यू ई है हमारा इलास्टिक लोड। तो इस तरीके से हम कोलैप्स लोड की बात करते हैं। अब हम क्या करेंगे, कुछ न्यूमेरिकल लेंगे और उन न्यूमेरिकल और उन सेक्शंस की जरिए हम देखेंगे कि किस तरीके से हम शेप फैक्टर कैलकुलेट करते हैं और किस तरीके से हम लोड फैक्टर कैलकुलेट करते हैं। तो सबसे पहले हम चलते हैं हमारी किस पे, शेप फैक्टर पे। हम शेप फैक्टर की कैलकुलेशन किस तरीके से करेंगे, हमने शेप फैक्टर के बारे में पढ़ा, डेफिनेशन पढ़ी हमने शेप फैक्टर की कि प्लास्टिक मॉडुलस अपॉन इलास्टिक मॉडुलस क्या होता है, शेप फैक्टर होता है। हमने रेक्टेंगुलर, सर्कल और इन सब के लिए, आई सेक्शन के लिए शेप फैक्टर की वैल्यूज देखी थी। तो अब हम एक एग्जांपल के जरिए समझेंगे कि हम शेप फैक्टर किस तरीके से कैलकुलेट करते हैं और लोड फैक्टर किस तरीके से कैलकुलेट करते हैं। तो सबसे पहले हम एक एग्जांपल लेते हैं शेप फैक्टर का। सबसे पहले हम एक सिमेट्रिकल सेक्शन लेते हैं। हम एक मान रहे हैं एक सिमेट्रिकल सेक्शन की बात करेंगे। सिमेट्रिकल सेक्शन किस तरीके का होगा, ये एक आई सेक्शन होगा। ये इस तरीके का कोई आई सेक्शन है जिसमें जो फ्लेंज की विड्थ है ये दे रखी है 10 mm, जो फ्लेंज की डेप्थ है 10 mm और जो विड्थ है वो है 150 mm। जो इसकी हाइट है, ओवरऑल डेप्थ है, ये ओवरऑल डेप्थ ये है 400 mm, और जो इसकी थिकनेस ऑफ वेब है ये है हमारी 8 mm,
ठीक है। तो इस तरीके से हमें कोई एक सेक्शन दे रखा है आई सेक्शन, और इसमें हमें प्लास्टिक मूवमेंट ऑफ रेजिस्टेंस और शेप फैक्टर की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। हमें एमपी प्लास्टिक मूवमेंट ऑफ रेजिस्टेंस और शेप फैक्टर की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। जब हमें दे रखा है कि आपको एफ वाई जो यूज करना है, एफ वाई वो आपको यूज करना है कितना, 275 एमपी। इस तरीके से कोई भी एक क्रिटिकल आई सेक्शन आ जाएगा, आपको उसमें उसकी फ्लेंज की विड्थ, डेप्थ, वेब की विड्थ और जो ओवरऑल डेप्थ है सेक्शन की वो दे रखी होगी। आपको बताना होगा कि इसमें शेप फैक्टर और प्लास्टिक मूवमेंट ऑफ रेजिस्टेंस क्या होगा। तो देखो हम किस तरीके से फाइंड आउट करते हैं। सबसे पहले हम क्या करते हैं कि न्यूट्रल एक्सिस को अज्यूम करते हैं। इस सेक्शन के लिए हम न्यूट्रल एक्सिस को मिड डेप्थ पे अज्यूम कर लेते हैं कि जो न्यूट्रल एक्सिस होगा वो कहां पर होगा, मिड डेप्थ पे होगा। मिड डेप्थ का मतलब हम मान लेते हैं कि न्यूट्रल एक्सिस है, ये हमारा क्या है, ये हमारा न्यूट्रल एक्सिस है, और मैंने इसकी जो डेप्थ बताई है वेव की वो है हमारी 8 mm। ठीक है, मैं इसको 3 एरियाज में डिवाइड कर लेता हूं, ऐसे ऐसे। इसको नाम देता हूं मैं A1, इसको A2 और इसको A3। 3 एरिया में मैं इसको डिवाइड कर लेता हूं। अब अगर मैं इलास्टिक मोमेंट की कैलकुलेशन करूं, किसकी कैलकुलेशन करूं, इलास्टिक मूवमेंट की अगर मैं कैलकुलेशन करूं तो किस तरीके से होगी। देखिए, अगर मैं इलास्टिक मूवमेंट निकालूं, यहां लिखते हैं हम इलास्टिक मूवमेंट फाइंड आउट करेंगे। पहले इलास्टिक मूवमेंट को हम क्या बोलते हैं, एमई, और प्लास्टिक मूवमेंट को एमपी। अगर इलास्टिक मूवमेंट की कैलकुलेशन करें तो मुझे पता है जो फॉर्मूला होता है एफ वाई का, वो होता है एम ई अपॉन आई इंटू वाई, ये होता है। और वाई क्या है, न्यूट्रल एक्सिस से डेप्थ है। तो अगर मैं इस आई अपॉन, अगर मैं यहां से एम ई की वैल्यू कैलकुलेट करूं तो यहां से एम ई बराबर क्या हो जाएगा, एफ वाई अपॉन, सॉरी, ये हो जाएगा एफ वाई इंटू आई अपॉन वाई। और ये आई अपॉन जो वाई है ये सेकंड मॉड्यूल है किसका, मोमेंट ऑफ इनर्शिया का। तो इसको हम क्या लिख देते हैं, इसको लिख देते हैं आई अपॉन वाई को हम क्या लिख देते हैं, इसको लिख देते हैं एस। तो यहां से जो मोमेंट है इलास्टिक मोमेंट वो क्या हो जाएगा, एफ वाई इंटू एस, ये हो जाएगा एफ वाई इंटू एस हो जाएगा। एफ वाई इंटू एस तो हम रख लेंगे, लेकिन उसके लिए पहले हमें सबसे पहले इस वाई की वैल्यू पता होनी चाहिए। वाई क्या है, न्यूट्रल एक्सिस से जो डेप्थ है वो क्या है, वाई है। तो अगर ये ओवरऑल डेप्थ 400 है तो यहां से लेके यहां तक की ये जो डेप्थ होगी ये कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगी 200 mm। कितनी हो जाएगी वाई की वैल्यू, वाई इज इक्वल टू 400 डिवाइड बाई 2 इज इक्वल टू 200 mm। ये किसकी वैल्यू हो जाएगी, वाई की वैल्यू हो जाएगी। अगर वाई की वैल्यू आ गई तो मैं इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई और एस की वैल्यू फाइंड आउट कर सकता हूं बड़े ही आराम से। अगर यहां से एम ई इक्वल टू एफ वाई इंटू एस है तो एस आई जो एम ई होता है वो क्या होता है, एफ वाई इंटू एस होगा। एफ वाई की वैल्यू मुझे क्वेश्चन में दे रखी थी, मुझे वैल्यू किसकी निकालनी है, एस की, और एस इक्वल टू क्या होता है, आई अपॉन वाई। वाई मुझे मिल गया, केवल मुझे क्या निकालना है, आई। अगर मैं आई की कैलकुलेशन करूं मोमेंट ऑफ इनर्शिया की इस क्रॉस सेक्शन के लिए, आई जिसको हम बोलते हैं क्या, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, तो इसके लिए जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा वो पहले तो इस पूरे सेक्शन का लेना पड़ेगा। पूरे सेक्शन का कैसे लेंगे, वो होता है बी डी क्यूब बाई 12। बी कितनी है, 150, ये तो है हमारी बी और ये है हमारी डी। तो बी डी क्यूब बाई 12, तो बी डी क्यूब बाई 12 कितना होगा, 150 इंटू 400 का क्यूब और अपॉन में 12 माइनस। अब जो ये ओवरऑल सेक्शन में से केवल हम किसका ले रहे हैं, इस न्यूट्रल एक्सिस के परपेंडिकुलर ले रहे हैं, इस न्यूट्रल एक्सिस के अराउंड ले रहे हैं। तो न्यूट्रल एक्सिस के अराउंड लेंगे तो हम इस 150 में से ये जो एरिया है 8,
इसको माइनस कर देंगे तो 150 माइनस 8 ये तो कितना आ जाएगा 142। बी की वैल्यू तो कितनी आ जाएगी 142 आ जाएगी। ये हमारे बी की वैल्यू आ जाएगी, ये हमारे इसकी वैल्यू आ जाएगी बी की इस दूसरे सेक्शन के लिए। और अगर डी की वैल्यू निकालेंगे इस न्यूट्रल एक्सिस के अराउंड तो वो क्या आएगी हमारी 400 में से हम 10 इधर लेस करेंगे 10 इधर तो 400 माइनस 20 अब ये कितनी आ जाएगी 380 आ जाएगी। तो न्यूट्रल एक्सिस के अराउंड अगर हम इस सेक्शन के लिए बी डी की वैल्यू निकालेंगे तो ओवरऑल में से इसको घटा देंगे तो ये कितना आ जाएगा 142 इंटू 380 का क्यूब डिवाइड बाई 12। तो यहां से जो मेरे पास आई की वैल्यू आएगी वो मेरे पास आएगी 1.5068 इंटू 10⁻⁶ ये आ जाएगी वैल्यू। और ये किस में आएगी mm की पावर 4 में। तो यहां से मेरे पास किसकी वैल्यू आ जाएगी आई की। अब मेरे पास आई की वैल्यू है, y मुझे पता ही है, y मुझे क्वेश्चन में दे रखा था कितना, y मैंने यहां से निकाल ही लिया, y की वैल्यू कितनी है 200। तो मैं इस i में कितने का डिवाइड दे दूंगा, जो ये वैल्यू आई है इसका डिवाइड दे देंगे हम किसके अंदर y के अंदर। तो यहां से मेरे पास जो s की वैल्यू आएगी, s बराबर क्या होता है, s बराबर होता है i अपॉन y। i अपॉन y होता है, i की वैल्यू कितनी है 1.5068 इंटू 10⁻⁶ डिवाइड कर देंगे किससे 200 से। अगर 200 से डिवाइड कर देंगे इसको तो जो s की वैल्यू आएगी वो s की वैल्यू क्या आएगी 753,406 पॉइंट कितनी आ जाएगी हमारे पास 67 mm की पावर क्यूब। ये हमारे पास वैल्यू आ जाएगी किसकी। अब हमें s की वैल्यू मिल गई, i की वैल्यू मिल गई, मुझे सिर्फ s की वैल्यू ही तो चाहिए थी मोमेंट निकालने के लिए और fy मुझे दे ही रखा था क्वेश्चन में। fy की वैल्यू मुझे कितनी दे रखी थी, me इक्वल टू क्या होता है, मैं वापस से यहाँ लिख देता हूँ एक बार, इलास्टिक मोमेंट me इक्वल टू होता है fy इंटू s और fy जो मुझे क्वेश्चन में गिवन था वो 275 MPa गिवन था। तो मैं यहाँ से me इक्वल टू कितना लिख दूंगा, fy की वैल्यू लिख दूंगा 275 मल्टीप्लाई बाय s की वैल्यू मेरे पास कितनी आई है 753,406.67 ये आई है। तो यहाँ से जो मेरे पास me की वैल्यू आएगी, इलास्टिक मूवमेंट की वैल्यू आएगी, वो आएगी 207.2 इंटू 10⁻⁶ न्यूटन पर मीटर, न्यूटन पर mm ये वैल्यू आ जाएगी। अब इसको किस में कन्वर्ट कर लेंगे, किलो न्यूटन में कन्वर्ट कर लेंगे। तो किलो न्यूटन में कन्वर्ट करना तो बहुत ही इजी है। तो यहाँ पर जो me की वैल्यू आ जाएगी, इलास्टिक मूवमेंट की जो वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी 207.2 किलो न्यूटन। तो यहां से मैंने किसकी वैल्यू निकाल ली, प्लास्टिक नहीं, मैंने निकाल ली किसकी, इलास्टिक मूवमेंट की वैल्यू हमने कैलकुलेट कर ली। हमने अपने क्वेश्चन की फर्स्ट स्टेप कंप्लीट कर ली। अब हमें अगर इलास्टिक मूवमेंट मिल गया तो हम क्या निकाल लेंगे, प्लास्टिक मूवमेंट निकाल लेंगे, एमपी की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। एमपी की वैल्यू फाइंड आउट करने के बाद हम क्या रख देंगे, शेप फैक्टर की वैल्यू में फॉर्मूले में रख देंगे एमपी अपॉन एमपी। तो ये अब हम देखेंगे अपने नेक्स्ट लेक्चर में। आज हमने क्या सीखा, हमने इलास्टिक मूवमेंट किसी भी सेक्शन का निकालना सीखा। थैंक यू सो मच।